साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर आप मूल विधि के बारे में बताएं कि आपने मूल विधि कैसे पढ़ी और हम कैसे पढ़ें। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आप मूल विधि कैसे पढ़ सकते हैं और मैंने मूल विधि कैसे पढ़ी जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ, और आप जीएस में कैसे स्कोर कर सकते हैं। मूल विधि में अगर आप कोई भी बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पूरी बुक को नहीं पढ़ना है, और आप ये नहीं है कि आप पहले वाले पेज से और लास्ट के पेज तक पूरी बुक ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस में कुछ आपके अधिनियम होंगे और BNS है और BNSS और आपका साक्ष्य अधिनियम है। सबसे पहले आपको PYQ देखने हैं उनके कि पूर्व में 2021 में या 2017 में कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। PYQ देखने बहुत जरूरी है। मैंने PYQ के लिए एक बुक भी ली थी, मैंने उसी से पहले PYQ किए थे। PYQ बिल्कुल मैं रट के गया था, एक एक मैंने PYQ रट लिया था, क्योंकि अगर PYQ से आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो वो छूटना नहीं चाहिए। और आपको जैसे अधिनियम है उनकी बेसिक नॉलेज हो कि वो किस डेट में लागू हुआ और उसमें कितनी धाराएं हैं, और इम्पोर्टेंट जो धारा हैं वो आपको याद होनी चाहिए। और आपको पता ये कैसे लगेगा कौन सी धारा इम्पोर्टेंट है, कौन सी धारा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको उसके लिए PYQ पढ़ने बहुत ज़रूरी है। और PYQ पढ़ने में PYQ को क्यों कहता हूँ, क्योंकि जब आप PYQ देखते हो तो आपको पता लगता है कि पिछले साल एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं और आगे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप थोड़ा एनालाइज करें और देखें। अगर आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस मूल विधि के सिलेबस को लिख लेंगे। मैंने आपकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है और इसका फ़ोटो मैंने वहीं से लगाया है। तो महिला और बच्चों और अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि के संरक्षण देने वाले विधिक प्रावधान है, और यातायात नियम है, और पर्यावरण संरक्षण है, वन्यजीव संरक्षण है, मानवाधिकार आयोग वगैरह हैं। ये सब आपके सिलेबस में आ रखे हैं। तो आपको क्या करना है, इनमें आपको देखना है कि इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। सबसे पहले आप उन्हें तैयार करेंगे। जैसे जनहित याचिका है, PIL है, साइबर अपराध है। साइबर अपराध देखेंगे कि आजकल बहुत चल रहा है, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। और RTI है, सूचना का अधिकार एक्ट है। RTI एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और यातायात नियम है, और पर्यावरण संरक्षण है, और वन्यजीव संरक्षण है, और मानवाधिकार आयोग है। मानवाधिकार आयोग के उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख लेंगे, ये आपका सब GS का सिलेबस है, आप निकाल कर इसे लिख लेंगे। फिर आपको मैं एक अधिनियम है RTI के माध्यम से आपको बताऊंगा कि मोटा मोटा आपको कैसे तैयार करना है। RTI एक्ट 2005, तो आप इसका एक हेडिंग डाल लेंगे कि RTI एक्ट 2005, और इसके क्या है, आप नोट्स बनाएंगे। बुलेट पॉइंट में आप नोट्स बनाएंगे एक एक लाइन में। जैसे कि राष्ट्रपति की स्वीकृति कब हुई, 15 जून 2005 को हुई, आप ये लिख लेंगे। और अब इसका क्या है, विस्तार जो है जम्मू कश्मीर में भी है और संपूर्ण भारत में प्लस जम्मू कश्मीर दोनों में है। और लोक प्राधिकारी के नियमों, सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसे बनाया गया है। और ये देखेंगे, सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत स्थान दिया गया है। तो आप इसको लिख लेंगे बुलेट पॉइंट में कि सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मूल अधिकार का स्थान दिया गया है। और धारा 2 में लिख लेंगे, अब इसकी परिभाषा है। और धारा 3 में लिखेंगे कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। धारा 3 ऐसे लिख लेंगे आप। और धारा 4 में लिख लेंगे, प्रत्येक लोक अधिकारी सम्यक रूप से सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखे। ये आप धारा 4 में लिख लेंगे। फिर उसके बाद धारा 7 में आप देखेंगे कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से किसी भी दशा में 30 दिन के अंदर आपको उचित फीस देने पर सूचना उपलब्ध कराएगा। इसकी एक फ़ीस होती है उचित, उसके लिए आपको ये 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराएंगे। और परंतु यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो आपको 48 घंटे में, 30 दिन की जगह आपको 48 घंटे के अंदर सूचना उपलब्ध करानी होगी। और इस चीज़ के लिए वो अधिकारी बाध्य है। और निम्नलिखित परिस्थितियों में सूचना प्रकट नहीं की जाएगी। मतलब ऐसे कौन से जो परिस्थितियां हैं जिनमें कि आपको सूचना हम नहीं दे सकते हैं, तो ऐसी सूचना जिसमें प्रकट करने से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो इसके संबंध में हमें सूचना नहीं दी जाएगी। और दूसरा है, ऐसी सूचना जैसे न्यायालय, संसद या किसी राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार भंग हो, इसके संबंध में भी आपको सूचना नहीं दी जाएगी। आप इनके संबंध में RTI नहीं डाल सकते हैं। और अगला है, ऐसी सूचना जो प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो, ऐसी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। और फिर आगे इसमें केंद्रीय सूचना आयोग जो हमें सूचना देता है, केंद्रीय वाला,
धारा 3 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। आप ये भी लिख लेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग के निम्नलिखित मिलकर बनेगी, मतलब केंद्रीय सूचना आयोग किन से मिलकर बनेगी? एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे अधिकतम 10, जितने भी आवश्यक समझे सरकार। और मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और इनकी समिति में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री होगा। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में, आप सब लिख लेंगे। केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत सरकार के अन्य स्थानों में भी कार्यालय स्थापित किया जा सकता है। सूचना आयुक्त पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, आप इसकी कार्यकाल देख लेंगे, और 65 वर्ष की आयु तक केंद्रीय सूचना आयोग का। और मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त या कोई अन्य सूचना आयुक्त को संबोधन कर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। वेतन भत्ते इन्हें मुख्य निर्वाचन के समान मिलेंगे। सूचना आयुक्त को वेतन और भत्ता वही मिलेगा जो निर्वाचन आयुक्त के हैं, मतलब दोनों को समान मिलेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जाएगा। अब आया राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग में देखेंगे प्रत्येक सरकार धारा 3 के तहत सूचना का राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी। ठीक है, आप ये भी लिख लेंगे। राज्य सूचना आयोग में किससे मिलकर बनेगा? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त से और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त से। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और धारा 20 में इनके लिए शास्ति मतलब दंड। तो आप इतना मोटा मोटा अगर तैयार कर लेते हैं, आपको ऐसे ही तैयार करना है, बुलेट पॉइंट में तैयार करना है। ये नहीं है कि आप बुक है और शुरू से और लास्ट तक पढ़ रहे हैं, आपने PYQ भी नहीं देखे हैं, तो आपको इसके PYQ जरूर देखने हैं और बुलेट पॉइंट में ज़रूर बुलेट पॉइंट में आपको नोट्स बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और एग्ज़ाम टाइम पे वही रिवीजन करना है। ऐसे ही आप जो अधिनियम है आप उनको भी इसी प्रकार उनके बुलेट पॉइंट बनाकर नोट्स बना लेंगे। और जो BNS है और BNSS है, इसको भी क्या करेंगे आप गूगल से जो इसकी इम्पोर्टेंट धाराएं जैसे जो जनमानस में ज़्यादा यूज होती हैं तो आप उन्हें देख लेंगे। जैसे कि 302 है, अब चेंज हो गई है, मतलब मर्डर की धारा, रेप की धारा, महिला संबंधी अपराध और लोक सेवक संबंधी धारा आप देखकर नोट कर लेंगे। या फिर आप कोई बुक लें तो उसमें से बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी है, सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ें और आप GS में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपको मैं फिर बताना चाहूँगा कि मूल विधि को इतना आप टाइम ना दें, और मूल विधि को आप टाइम देंगे तो आपका जो और GS में और सब्जेक्ट को आप टाइम दे पाते वो टाइम नहीं दे पाएंगे। इससे है कि मूल विधि की आप बेसिक पकड़ रखें और आप पॉलिटी को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपको पहले दरोगा नहीं बनना है। आपको वो मूल विधि पढ़ाकर बाद में दरोगा बनाएंगे। पहले बस आपको दरोगा की क्वालिटी होनी चाहिए, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको ऐसा वीडियो आगे भी देता रहूं।